बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत ही फ्लैट कारोबार। सुबह हमने लाल निशान पर सेंसेक्स को खुलते हुए देखा। अब हल्की सी बढ़त, बहुत ही मामूली बढ़त है, लेकिन 15 अंकों की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है। हरे निशान में आ गए हैं। निफ्टी भी अभी हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन 8500 से बेहद दूर है। शेयरों पर सलाह देने के लिए सौदा आपका में मेरे साथ हैं नेटवर्थ स्टॉक ब्रोकिंग के मानव चोपड़ा और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। गुड मॉर्निंग आप दोनों को ही। मानव, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। निफ्टी पे हम लगातार एक दबाव क्रिएट होता हुआ देख रहे हैं और बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेंड में भी देख रहे हैं। इसमें आप किन लेवल्स पर नजर रखे हुए हैं सर? देखिए, जैसे आपने बताया, निफ्टी एक शॉर्ट टर्म साइडवेज रेंज में ही ट्रेड करा है। इमीडिएट सपोर्ट है 8430 का एंड अपसाइड लेवल है 8530 का। ये 100 पॉइंट्स का बैंड है। जब तक निफ्टी ये रेंज में ट्रेड करा तब तक आपको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा एंड बियॉन्ड दिस रेंज आपको एक स्विफ्ट 100 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने मिल सकता है। जो भी हमने फॉर्मेशन देखे हैं चार्ट्स पे पिछले हफ्ते देख के, तो ऐसा अनुमान बनता है कि जो ब्रेकआउट आएगा ज़्यादातर अपसाइड आएगा, बिकॉज 3-4 दिन पहले जो एक शार्प हमने एक बाउंस बैक देखा था 8300 लेवल्स के बाद से, कहीं ना कहीं निफ्टी वो गेंस को कंसोलिडेट कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी भी बाय मोड पे है, लेकिन साइडवेज एक्शन सजेस्ट कर रहा है। सो आई थिंक वील हैव टू वेट फॉर अ ब्रेक ऑन द अपसाइड। अगर निफ्टी कहीं ना कहीं 8400 के आसपास शॉर्ट टर्म में आता है, सो लोअर लेवल्स में एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और इसी के साथ अब सीधा रुख करते हैं आपके यानी हमारे दर्शकों के सवालों का। दर्शल शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। गुड मॉर्निंग मिस्टर शाह, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक के 40 शेयर्स है। परचेज किए थे 652.2 पे, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है सर आपको। पर शेयर 56 रुपए 30 पैसे के आप मुनाफे पे बैठे हुए हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। हाँ, तो मतलब मुझे ये जानना था कि होल्ड करे या अभी सेल करे, कि कैसे क्या हो सकता है? वैसे आपके जहन में आपने कुछ टाइम फ्रेम सेट किया था, वो क्या था? शॉर्ट टर्म के लिए है या लंबी अवधि है, या लग रहा है कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, मन कर रहा है, पैसों की जरूरत है? लॉन्ग टर्म के लिए ही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहता हूँ, अगर बाद में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो। ओके, मयूरेश सर गुड मॉर्निंग। आपने सुना दर्शील समझना चाहते हैं कि इन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है अभी कोटक महिंद्रा बैंक में और इसे ये होल्ड करना चाहते हैं और लंबी अवधि के लिए। आपको कैसी चॉइस लगती है सर ये? मॉर्निंग प्रियंका जी, आई थिंक पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर का काफी क्लियर है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। और मेरे हिसाब से आई थिंक द डायनामिक्स ऑफ द बैंक आर वेरी मच इन इट्स फेवर। यस, आई थिंक इंटीग्रेशन आईएनजी के साथ एसेट क्वालिटी में थोड़ा आई थिंक दबाव देखने मिलेगा, निम्स कॉम्प्रेस होंगे, बट ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज बीन क्वाइट स्टेबल। बैंकिंग इंडस्ट्री की जनरली बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ हैज बीन स्लगिश, बट जनरली कोटक महिंद्रा बैंक हैज बीन एबल टू इवन आउट परफॉर्म दोज पैरामीटर्स, क्रेडिट ग्रोथ हो, डिपॉजिट ग्रोथ हो। और कहीं ना कहीं ये जो इंटीग्रेशन इश्यूज हैं, आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स इट शुड स्टार्ट गेटिंग नॉर्मलाइज एंड स्टेबलाइज। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स अ वेरी बुक बैंक टू होल्ड। इनके लेवल्स भी काफी अच्छे हैं जहां पे इन्होंने खरीदे थे, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े महंगे रहते हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे, बट जनरली आई थिंक इट इज डिलीवर्ड। तो मेरे हिसाब से आई थिंक रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रॉन्ग रहने की ही उम्मीद है फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। सो इट्स अ क्लियर होल्ड विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। चलिए, तो दर्शिल जी आपके लिए होल्ड है कोटक महिंद्रा बैंक। मयूरेश जी आपको ये सलाह दे रहे हैं। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को तो आगे बढ़ाएंगे ही, साथ ही हाजिर होंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट के साथ भी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सीधा रुख करते हैं सांगली का। अजय जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ फोन लाइन पर अपने सवाल के साथ। नमस्ते अजय जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? मेरे पास आईडीएफसी है मैडम। ये तो ये 155 के बॉक्स के ऊपर 1500 सेल्स है। आफ्टर डीमर्ज का बहुत वैल्यूएशन का क्या होगा उसका? आईडीएफसी के बारे में आप पूछ रहे हैं, राइट? हाँ, आईडीएफसी के बारे में पूछ रहा हूँ। डीमर्जर के बाद दोनों का वैल्यूएशन क्या होगा? चलिए, आपका सवाल रखते हैं मयूरेश जी के सामने। मयूरेश सर, आईडीएफसी है इनके पास 12 रुपए 35 रुपए का इन्हें नुकसान पर शेयर उठाना पड़ रहा है और डीमर्जर के बारे में समझना चाहते हैं। साथ ही में इस कंपनी को बैंकिंग लाइसेंस भी मिले हैं ना सर, तो इसका फायदा हम देखेंगे क्या? So clearly प्रियंका जी, आई थिंक बैंकिंग फोरे के बाद जैसे इनके लाइसेंस आएंगे, जैसे इनकी बैंकिंग यूनिट स्टार्ट होगी, मुझे लगता है आई थिंक कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन किया है इन्होंने
प्रोविजंस ऑन द बैंकिंग फॉर इट। तो मुझे लगता है कि जैसे SLR CRR की रिक्वायरमेंट्स रहती है, they have adequately provided for that, and that is the reason that you are seeing कि जो numbers आए थे in the last few quarters, I think they have not been that great. However, I think जब banking foray होता है तो for the initial phase, I think return ratios थोड़े subdued रहते हैं, क्योंकि provisioning requirements and the other forbearance requirement that is required takes a toll in terms of return ratios. But हमारे हिसाब से माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी तकनीकी खराबी की वजह से अभी मयूरेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैडम आपसे समझना चाहेंगे, ITFC पर हम बात कर रहे थे, इसका चार्ट स्ट्रक्चर सर आपको कैसा दिखता है, क्या बताना चाहेंगे आप अजय जी को जो सांगली से जानना चाहते हैं ITFC के बारे में? जी बिल्कुल, मैं इनको ये बताऊंगा कि ये स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा 15 to 20% करेक्शन आ चुका है फ्रॉम इट्स रीसेंट पीक। इसका पहले पीक बना था अराउंड 180-85 के आसपास, एंड वहाँ से गिर के स्टॉक अराउंड 139-140 के आसपास ट्रेड करा है। यहाँ से इमीडिएट ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट मैक्सिमम डाउनसाइड ये स्टॉक में अनदर 2 or 3% डिप्स अगर आ सकते हैं तो आएंगे, बट इसका जो ओवरऑल फॉर्मेशन है इसके चलते मैं तो इन्हें सजेस्ट करूँगा कि स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करके चले फॉर नेक्स्ट 2 or 3 मंथ्स। मेरा ऐसे मानना है कि स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट एक बार होल्ड करके बेस बना के वहाँ से एक नया रैली चालू करेगा। इन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव हमारा इसमें टारगेट अराउंड 150 और 160 का ब्रैकेट है जो इनका कॉस्ट प्राइस है। सो कहीं ना कहीं स्टॉक वहाँ तक एटलीस्ट रिबाउंड करे देन स्टॉक को रीवैल्यूएट कर सकते हैं। सो फॉर द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। और अब बात करते हैं नीरज कुमार जी से, पुणे से हैं हमारे साथ। नीरज जी नमस्ते, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? मैं CNBC को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जो भी कुछ सीखा है शेयर बाजार के बारे में वो CNBC चैनल से सीखा है। ठीक है, और चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही और भी सीखते रहें। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम मेरे पास रेन इंडस्ट्री का है @57। मैं ये जानना चाह रहा था क्या करूँ, मैं बेच दूं या कि मैं होल्ड करूँ? मेरे पास टाइम का कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं होल्ड कर सकता हूँ जब तक आप बोलो। ओके, और इसमें और दूसरा शेयर है टाटा पावर का, जो कि मैंने 91 पे लिया हुआ है। ठीक है, उसमें भी मुझे 6 शेयर है मेरे, तो मेरे पास उसमें भी सफिशिएंट टाइम है, आप बोलो तो मैं होल्ड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो रेन इंडस्ट्रीज और टाटा पावर नीरज जी होल्ड भी कर सकते हैं। मयूरेश सर, आप इन दोनों कंपनीज के बारे में बताना चाहेंगे इन्हें, क्या आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा होल्ड हो सकता है? तो प्रियंका जी, आई थिंक रेन इंडस्ट्रीज इज समथिंग आई डोंट कवर, तो उस पर टिप्पणी देना डिफिकल्ट होगा। लेकिन टाटा पावर जैसे पावर सेक्टर इज गोइंग एंड ग्रैपलिंग थ्रू इश्यूज, टाटा पावर के स्टॉक प्राइस में भी क्लियरली एविडेंटली दिख रहा है। उनकी जो आई थिंक यूनिट्स है मुंद्रा और माइथॉन, आई थिंक रिस्पेक्टिव इम्पेयरमेंट्स जो पिछले क्वार्टर्स में हुए थे उसका वजह से एक टोल लिया था बॉटम लाइन के ऊपर। PLFs विल ग्रेजुअली स्टार्ट इंप्रूविंग एज द पावर सिचुएशन इंप्रूव्स इन द कंट्री एंड रियलाइजेशंस एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी समय देना पड़ेगा टाटा पावर के स्टॉक प्राइस में एक रिकवरी देखने के लिए। सो अगर 2 से 3 साल का व्यू ना हो तो आई थिंक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस अगेन वुड रिमेन इफ ही वांट्स टू स्टे इन्वेस्टेड इन द पावर सेक्टर, समथिंग लाइक अ पावर ग्रिड, जहां पे हमें लगता है कि जो केपेक्स है कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ऑलमोस्ट 56-57,000 crores विद केपेक्स ऑफ 22,500 crores एवरी ईयर प्लान्ड, एक अच्छी पाइपलाइन देता है, रिटर्न रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ROEs रेगुलेटेड मॉडल है, 15.5% के स्टेडी अर्निंग्स होती ROEs पे, एंड जनरली आई थिंक इवन ऑन अ प्राइस टू बुक पैरामीटर काफी एक्सपेंसिव नहीं है 12.4 times। तो if Tata Power can be held on if he's got a view of more than 2.5 years, alternate choices as I said, Power Grid is something that I continue to like at these levels। ओके, तो टाटा पावर अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो 2 साल का नीरज जी आपको नजरिया रखना होगा, नहीं तो पावर ग्रिड का ऑप्शन आपको मयूरेश यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन दूसरा स्टॉक था इनके पास रेन इंडस्ट्रीज का, 100 शेयर है इनके पास, 57 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है और अभी इनके खरीद भाव से नीचे है, 12 रुपए 15 पैसे पर शेयर के नुकसान पर बैठे हुए हैं। मानव जी, रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट स्ट्रक्चर देखकर बताइए ये कैसा लगता है आपको चार्ट्स पर? सर देखिए, चार्ट्स पे स्टॉक में काफ़ी वॉलेटिलिटी एंड जो मोमेंटम हमने देखे स्टॉक में कहीं ना कहीं कोई क्लियर सिग्नल्स पर डेफिनेटली नहीं मिल रहे हैं। मेरा तो अगर इसके जो भी फॉर्मेशंस देखेंगे तो काफ़ी इराटिक मोमेंटम में ये स्टॉक चला है। स्टॉक अभी रिसेंटली डेली पैरामीटर्स में एक ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से अगर एक रिबाउंड आ सकता है तो अराउंड यहाँ से अनदर 5 to 6% का रैली देगा। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि अगर इनके कॉस्ट के आसपास या एटलीस्ट कोई रिबाउंड रैली दे तो स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए।
सिंपल रीज़न बिकॉज स्टॉक में कुछ ऐसा क्लियर मोमेंटम सिग्नल्स या कोई क्लियर सिग्नल्स नहीं या मोमेंटम इंडिकेटर्स भी नहीं डिफाइन कर रहे कि स्टॉक में आगे जाके किस तरीके का मोमेंटम आएगा। तो ये स्टॉक में से एग्जिट करके कोई अच्छे मिड कैप स्टॉक में निवेश करने की सलाह है। ओके, और आप कहाँ निवेश करने की सलाह देंगे मानव जी? आपकी कोई पसंदीदा स्टॉक इस बाजार में? जी बिल्कुल, एट करंट लेवल्स हमने टाटा केमिकल्स में बाइंग इनिशिएट किया है। रिसेंटली स्टॉक में रीसेंट हाई में से एक 10% करेक्शन आ चुका है। कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल्स में से भी अगर स्टॉक में लेंगे तो यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अपसाइड एटलीस्ट 20 to 25% आने की संभावना है नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड ओवरऑल स्टॉक में हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम फॉर्मेशन सजेस्ट करे कि अच्छा सा बॉटम बन रहा है। सो एट करंट लेवल्स में अगर देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टाटा केमिकल्स स्टैंड्स आउट। और अब सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी नियति का। नियति हमें अपडेट देने वाली है कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर हैं। नियति, ओवर टू यू। सबसे पहले बात करेंगे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की। फार्मा सेक्टर पे आज इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है। जिस तरह से कमजोर रुपया हो रहा है लगातार, वो डिफेंसिव फार्मा कंपनियों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। कैडिला, ऑरबिंदो फार्मा और ल्यूपिन बिगेस्ट बेनिफिशियरीज होंगे कमजोर रुपए के। पिकअप यूएस के अप्रूवल्स में जो आएगा वो सेकेंड हाफ से आना शुरू होगा और इन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करने की आपको सलाह दे रहे हैं। रिकमेंड कर रहे हैं उन कंपनियों में पैसा लगाना जिनकी ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इनकी बाय की रेटिंग है, यानी आपको निवेश की सलाह दे रहे हैं सन फार्मा और ऑरबिंदो फार्मा जैसी कंपनियों पर। और सन फार्मा को इन्होंने यहाँ पे अपग्रेड भी किया है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच अपनी न्यूट्रल से इसकी रेटिंग बढ़ा के बाय की दे रहा है। टारगेट प्राइस 1070 के दिया है, जो कि 20% का एक अपसाइड पोटेंशियल दे रही है। FY 17 और 18 यानी अगले 2 साल का EPS अनुमान ये 10% ईच यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिनर्जी बेनिफिट्स इनको मिलेंगे रैनबैक्सी की इंटीग्रेशन से। FY 18 से टैरो ने जिस तरह से रीसेंट प्राइस हाइक दिए हैं उसकी वजह से हलोल की जो डिस्ट्रप्शंस है वो यहाँ पे कम होती हुई नजर आएंगी। और साथ साथ में वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक एंट्री पॉइंट का एक वो देते हैं, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे सस्टेन करेगा, क्योंकि काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है। 20% अपसाइड पोटेंशियल के लिए आप सन फार्मा में निवेश करके चलिए, ऐसा मानना है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का। 1070 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। क्रेडिट स्विस कोल इंडिया पे एक न्यूट्रल का कॉल मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 407 रुपए तक के दिए हैं। कंपनी से इनकी बातचीत हुई है, जो कि एक्सपेक्ट करिए कि FY 20 तक इनका जो स्ट्रिप रेशियो है वो बढ़ेगा और बढ़कर 2.7% के आसपास होगा। इंस्ट्रूमेंटल प्रोडक्शन के जो ये गेन्स करेंगे वो ऑफसेट हो जाएंगे हायर कॉस्ट की वजह से। ये रिड्यूस्ड एबिलिटी देख रहे हैं कि ये जो एवरेज सेलिंग प्राइस में ये अपने दाम नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक स्टीपर देन एक्सपेक्टेड इनका जो स्ट्रिप रेशियो है, जो मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रोडक्शन के बाद कोयला बच जाता है, जो वेस्टेज जो होता है वो उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी यहाँ पे देख रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी एवरेज सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे। ASP जो पहली तिमाही में था वो कमजोर इसलिए था क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा कमजोर थी स्टील सेक्टर में, इसीलिए मेंटेन कर रहे हैं अपना न्यूट्रल का कॉल। और आप ये रीजन है कि स्टॉक काफी ज्यादा काफी लंबे समय से गिरावट दिखा रहा है, मगर फेयर वैल्यू के हिसाब से 405 रुपए तक के लक्ष्य यहां पे दे रहे हैं। सीमेंट सेक्टर पे CLSA की एक रिपोर्ट आई है। पहली तिमाही में सीमेंट का EBITDA डिक्लाइन किया था 10% के आसपास साल, क्योंकि रियलाइजेशंस में यहाँ पे फॉल देखा था। नॉर्थ इंडिया के प्राइसेस यहाँ पे बाउंस बैक करते हुए नजर आएंगे। ओवरवेट है यहाँ पे अल्ट्राटेक, अंबुजा पर, मगर ग्रासिम इनका यहाँ पे टॉप पिक है। और अब काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस CLSA के मॉडल पोर्टफोलियो में यहाँ पे हुए हैं। इन्होंने रिमूव कर दिया है, यानी हटा दिया है टाटा मोटर्स को एशिया एक्स पैसिफिक मोट पोर्टफोलियो की लिस्ट से। HCL टेक और मारुति सुजुकी को अपने लार्ज कैप मॉडल पोर्टफोलियो लिस्ट में इन्होंने शामिल किया है। और साथ साथ में फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में इन्होंने एक्सिस बैंक और ICICI बैंक को शामिल किया है। तो यहां पे सारे एक्शन देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ दिनों में। और इसी के साथ सौदा आपका में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मानव चोपड़ा और मयूरेश जोशी हमारे साथ बने हुए हैं आपको आपके शेयरों पर सलाह देने के लिए। दुष्यंत जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कोरबा से। नमस्ते दुष्यंत जी, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास जिस पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट की आप राय चाहते हैं? नमस्कार मैडम।
जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल सर। मेरा टाटा स्टील का शेयर है 284 के भाव से 100 शेयर खरीदा हूँ मैं जी, और अभी आपको 32 रुपए 60 पैसे पर शेयर का नुकसान भी यहाँ पर हो रहा है। मयूरेश सर, टाटा स्टील आपको कैसी दिखती है ये कंपनी? कमोडिटीज पर हम जिस तरह का प्रेशर देख रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं इस कंपनी पर भी पड़ रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल पड़ रहा है, और जैसे चाइनीज डिमांड सप्लाई सिचुएशन पैन आउट हो रही है, क्लियर इंडिकेशंस यही आ रहे हैं कि डिप्लेशनरी सिचुएशन माइट लिंगर फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम टू कम। एलएमई के जब हम रियलाइजेशंस देखते हैं, कोई भी आप कमोडिटी ले लो, आप लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, आई थिंक ऑल दीज प्राइसेस हैव कम डाउन फ्रॉम अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्लियरली आई थिंक जो रॉ मटेरियल कॉस्ट डिक्लाइन है वो ऑफसेट नहीं कर रही है जो रियलाइजेशन फॉल है, और EBITDA पर टन across steel companies में एक effect दिख रहा है. Generally, I think all these steel companies have also gone into expansion mode, and considering Tata Steel specifically, I think the kind of debt that it has got on its books and EBITDA to ton जो reflect किया था Tata Steel यूरोप के operations ने थोड़ा weak था. इसलिए मुझे लगता है I think recovery mode में specifically commodity cycle के काफी समय देना पड़ेगा. इसलिए he has to keep patience. I think 2 से 3 साल का नजरिया देना पड़ेगा, क्योंकि over the next 3 to 4 quarters, I think the commodity cycle should start showing signs of improvement. और अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट आने के लिए और 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे. इसलिए 2 से 3 साल का व्यू रखें, पेशेंस रखें. वंस द कमोडिटी साइकिल टर्न्स फॉर द बेटर, आई थिंक ऑल दीज कंपनीज विल रिबाउंड. और अब रांची से विनय कुमार है मेरे साथ फोन लाइन पर. नमस्ते विनय जी, बताइए कौन सा शेयर है सर? हेलो हेलो, आप माफ कीजिएगा, शायद परमजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. नमस्ते सर, पूछिए अपना सवाल. नमस्ते जी, मेरे पास भी अपने 200 शेयर गोवा कार्बन के हैं जी जी भाव से जी, और आपको 10 रुपए 20 पैसे का यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ रहा है परमजीत सर. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं. बिल्कुल, पूछते हैं आपका सवाल. यहाँ हमारे साथ मानव चोपड़ा उनसे कि सर गोवा कार्बन बताइए जरा इसका चार्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, क्या करने की सलाह देंगे परमजीत जी को? 10 रुपए 20 पैसे पर शेयर के नुकसान पर हैं, 200 शेयर हैं इनके पास गोवा कार्बन के. देखिए, स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है. इनफैक्ट हमने देखा कि स्टॉक में बहुत जो मोमेंटम हमने देखा, काफ़ी लो वॉल्यूम स्टॉक है, और जो भी मोमेंटम काफ़ी इराटिक रहा है. कहीं ना कहीं ये स्टॉक में कुछ ज़्यादा अपसाइड देखने नहीं मिला है, बट जब भी बाउंस स्टॉक में बाउंस आता है और 86-90 के लेवल्स आते हैं, वहाँ से स्टॉक घूम के वापस 70 के आसपास आता है. तो मेरा यही मानना है कि अगर स्टॉक अभी अपने अपसाइड रेजिस्टेंस के आसपास है 80 और 90, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में से अपसाइड में एग्जिट करे. एंड ये स्टॉक में मुझे ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है, एंड इसमें जो भी फॉर्मेशंस आ रहे हैं, ओवरऑल स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में है. सो इट्स बेटर टू एग्जिट ऑन रैलीज. ओके, सो गोवा कार्बन से एग्जिट की सलाह दे रहे हैं मानव, और इससे पहले अपने पिक्स भी बता चुके हैं कि अगर आप इस बाजार में एग्जिट करते हैं तो कहां आप पैसा अपना लगा सकते हैं. इसी पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ सौदा आपका में, लेकिन मानव चोपड़ा और मयूरेश जोशी दोनों बने हुए हमारे साथ, आपके शेयरों से जुड़े सवालों का जवाब देंगे आगे. वेलकम बैक. बाजारों में बढ़त लौटती हुई सेंसेक्स में हम 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त देख रहे हैं. 27,932 पर सेंसेक्स है. वहीं निफ्टी भी 8,500 के बेहद करीब 26 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है. मिड कैप में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 85 अंकों की बढ़त है. 14,133 पर कारोबार कर रहा है मिड कैप. वहीं बैंक निफ्टी अभी भी दबाव में है. सुबह से ही हमने इनसे दबाव में देखा. अभी भी बैंक निफ्टी में कोई खास रौनक नहीं लौटी है, और 15 अंकों की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है. एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अभी ये एडवांसेस की तरफ है. 873 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं. और अब सीधा रुक करते अपने दर्शकों का. मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमरजीत सिंह दिल्ली से. नमस्ते सिंह साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ नमस्कार मैडम, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ. बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, लेकिन आज लकीली हमें खुशी है कि आप चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप जुड़ सकें. और पूछिए अपना सवाल, हम कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे सुझाव और राय दें ताकि आप हमेशा CNBC आवाज देखते रहें. थैंक यू मैम. मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री के 155 शेयर हैं, 948 रुपए 65 पैसे.
और दूसरे L&T के मेरे पास 35 शेयर हैं, 1036.25 थे। मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ और बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा आपको सर। L&T में 773 रुपए पर शेयर का मुनाफा हो रहा है आपको। वेरी नाइस। तो मैं ये 5 साल रखना चाहता हूँ दोनों शेयर, तो मेरे को क्या रिटर्न मिल सकती है दोनों में? चलिए आपका सवाल रखते हैं मयूरेश जी के सामने। मयूरेश सर, अमरजीत सिंह जी को दोनों में ही फायदा हो रहा है, हालांकि रिलायंस में अभी कम फायदा है, लेकिन L&T में बहुत अच्छे फायदे पर बैठे हुए हैं। क्या सलाह देंगे रिलायंस और L&T में? 5 साल का नजरिया है इनका। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए दोनों स्टॉक्स को प्रियंका जी। 5 इयर्स का टाइम होराइजन हो तो यस, आई थिंक रिलायंस फॉर अ ग्रेटर पार्ट पिछले 2-3 सालों से अंडर परफॉर्म करता है मार्केट्स को। FY16 में भी अंडर परफॉर्म करने की ही उम्मीद है। मोर और लेस आई थिंक इनका जो कोर केपेक्स है दे विल स्टार्ट यील्डिंग रिजल्ट्स इन FY17। जो टेलीकॉम क्षेत्र में इन्होंने केपेक्स किया है उसके आई थिंक नंबर्स इफेक्टिवली FY18 से आने लगेंगे। तो जो इनकी एक्सपेंशंस हो रही हैं और जैसे नंबर्स आएंगे FY17 के बाद, आई थिंक दे विल बी पुटिंग रिलायंस इन अ मच बेटर शेप। सिमिलरली L&T की बात करें तो yes, I think it has got affected because of the general slowdown in the economy, capex cycle not recovering, हाइड्रोकार्बन एक इशू था, लेकिन ये क्वार्टर में I think हाइड्रोकार्बन has turned around। और जैसे इनकी वैल्यू अनलॉकिंग की एक योजना है L&T Infotech की लिस्टिंग की अगर हम बात करें, इवन ऑन द रियल एस्टेट साइड एक SOTP कैलकुलेशन लेते हैं तो इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स आई थिंक वी आर सीइंग ग्रेटर लेवल्स कमिंग थ्रू फॉर L&T। बाइंग प्राइस काफी अच्छी है उनके L&T को लेके और हमें लगता है आई थिंक इट्स अ की पैरामीटर फॉर हाउ द केपेक्स साइकिल एंड इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव्स इन द इकोनॉमी। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, वर्किंग कैपिटल जो आई थिंक 25% पे आ गया था, इट विल स्लोली एंड स्टेडीली स्टार्ट रिसीडिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज एक्सिक्यूशन इंप्रूव्स। तो बिल्कुल आई थिंक दोनों स्टॉक्स को होल्ड किया जा सकता है। आई थिंक दे कैन बी ब्रिलियंट पिक्स इन योर पोर्टफोलियो, दे ऑलरेडी आर, और अच्छे रिटर्न देंगे अगले 5 सालों। ओके, तो रिलायंस और L&T दोनों पर होल्ड की सलाह मयूरेश दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आप ये जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, ये TV 18 का चैनल है और TV 18 और इसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राम प्रसाद जी ने पुणे से हमें SMS के जरिए सवाल पूछा है और ये जानना चाहते हैं इन्फोसिस के बारे में, और ये पूछ रहे हैं कि क्या मौजूदा स्तर में इन्फोसिस एक बाय बनती है या नहीं, निवेश करना चाहिए या नहीं। मानव, इन्फोसिस आपको करंट लेवल्स पर क्या एंट्री के लिए सही प्राइस लेवल आपको दिख रहा है? अभी इन्हें राम प्रसाद जी को इसे खरीदना चाहिए। 1170 का भाव आपकी स्क्रीन पर इन्फोसिस का। देखिए, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इन्फोसिस के अभी इमीडिएटली ऑन दी लोअर साइड आते हैं कोई 1120 और 1100 के आसपास, वो काफ़ी लोअर लेवल्स पे हैं। एंड अगर आप देखेंगे भी तो इन्फोसिस ने रिसेंटली लास्ट 1 महीने में 930 से कंटिन्यूसली रैली करके कहीं ना कहीं 1200 के आसपास आ गया है। तो उसके जो भी पैरामीटर्स है डेली चार्ट्स में काफ़ी ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं एंड कहीं ना कहीं एग्जॉशन पैटर्न देखने को मिलता है। चांसेस है कि स्टॉक में ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखे इमीडिएटली, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्टॉक अगर शॉर्ट टर्म करेक्शन में ले ऑन दी लोअर साइड, सो उनका एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छा हो सकता है। मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो जैसे मैंने मेंशन कि 1120 लेवल के आसपास अगर ये स्टॉक उन्हें मिले लोअर साइड में तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड फॉर द मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव डेफिनेटली इन्फोसिस एक बहुत अच्छा स्टॉक है। एंड अपसाइड हमारा इसमें एटलीस्ट टारगेट 1300 का बैठता है फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और अब बात करते हैं विनोद जी से, नागपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विनोद जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? अरबिंदो फार्मा है मैडम, 30 शेयर लिया था मैंने 105 रुपए में, और संगम इंडिया है 100 शेयर 210 में। अरबिंदो फार्मा और संगम इंडिया, इन दोनों के बारे में आप जानना चाहते हैं? हाँ, तो और मैं अरबिंदो फार्मा और लेना चाह रहा हूँ, इस रेट पे लेना क्या, और आर पावर में भी इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, करना क्या? ओके, सो बहुत सारी हैं आपके पास चॉइसेस यहाँ पर। मानव सर, आपने सुना, पहले तो इन्हें संगम इंडिया के बारे में समझना है। 100 शेयर हैं, 210 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदारी की थी, 29 रुपए 55 पैसे पर शेयर के मुनाफे पर बैठे हुए हैं। और बिंदु फर्मा और ऐड करना चाहते हैं, रिलायंस पावर भी खरीदारी करने का मूड बना रहे हैं। कैसे दिखते हैं इन सभी के चार्ट स्ट्रक्चर, क्या सलाह देना चाहेंगे विनोद जी को यहाँ? देखिए, सबसे पहले संगम इंडिया की बात करें, स्टॉक में ऑलरेडी बहुत अगर आप
इस स्टॉक को लास्ट एक महीने अपना 6 महीने के होराइजन से देखेंगे तो ये 70 रुपीज़ वाला स्टॉक करंटली 240 का हाई अभी रिसेंटली उसने बनाया है। एंड स्टॉक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाइंग हमने ऑब्जर्व किया है। एंड जो भी बाइंग हमने देखी है इन लास्ट कई महीनों में वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुई है। करंट लेवल्स में भी हमने देखा है कि जो मोमेंटम है वो अभी भी काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग मोड पर चल रहा है। एंड नियर टर्म में स्टॉक कहीं ना कहीं एटलीस्ट अपसाइड 260 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इतना रन अप हो गया तो मेरा ऐसा मानना है और मैं उन्हें सलाह दूंगा कि अगर 260 के ऊपर स्टॉक जाए तो डेफिनेटली थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ से स्टॉक में अब वहाँ से इमीडिएटली अपसाइड जाना इमीडिएटली नहीं लग रहा है। जो इन्होंने अपना सेकेंड स्टॉक बताया है आर पावर, इनफैक्ट ये काफ़ी एक अंडर परफॉर्मर रहा है मार्केट्स में। एंड एट करंट लेवल्स तो जब इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो बहुत वीक स्ट्रक्चर है स्टॉक का, कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में बैठता है ये स्टॉक एंड इसमें डेफिनेटली निवेश नहीं करे तो अच्छा रहेगा। एंड जैसे उन्होंने ऑरो फार्मा की बात बताई, ये स्टॉक बहुत अच्छा है एंड काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे मोमेंटम से और अपसाइड रैली हम देख रहे हैं स्टॉक में कई सालों से। इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक का है 750 के आसपास, कहीं ना कहीं 750 मुझे नहीं लगता है लोअर साइड में तोड़े, बट कभी भी स्टॉक एक शॉर्ट टर्म करेक्शन या डिप मिले स्टॉक में तो डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं एट दी लोअर लेवल्स, ना कि स्टॉक में चढ़ के एंटर करें। एंड मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म हमारा इसमें टारगेट अराउंड 925 का है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बाजार में हमने देखा कि सुबह बहुत ही लो लेवल्स पर थे, लेकिन अब थोड़ी सी हल्की सी तेजी जरूर लौट रही है। यहाँ सेंसेक्स में हम करीब 80 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। निफ्टी भी 22 अंकों की बढ़त के साथ है, बस 8,500 के स्तर को टच करने वाली थी निफ्टी, लेकिन अब फिर वापस दबाव आता हुआ निफ्टी में। मिड कैप 77 अंकों की बढ़त के साथ है। इन सब में मिड कैप ही है जो कॉन्स्टेंटली बढ़त को मेंटेन करने में कामयाब हो रही है। बैंक निफ्टी अभी भी दबाव में है, 40 अंकों का दबाव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 864 शेयर है जो बढ़ने वाले हैं, 508 शेयर हैं जो कम है, लेकिन बढ़त जरूर लौटी है पर बहुत जोरदार बढ़त नहीं है। इसको कितना मेंटेन कर पाते हैं बाजार, इस पर नजर रहेगी। और अब बात करते हैं राहुल जी से, पटना से जुड़े अपने सवाल के साथ। राहुल सुधांशु नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैम, मैं पटना से राहुल सुधांशु बोल रहा हूँ और मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के 100 शेयर हैं। मैंने 4-5 महीने पहले 187 में लिया था और वो अभी फिर घट के 140 तक हो गया था, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जो इंद्रधनुष और ये सब आया तो 210 के आसपास हो गया है। और फिर तो मुझे इसमें जानना है कि ये बाद में इसमें कंसोलेशन आएगा, नीचे जाएगा, मुझे बेच देना चाहिए या फिर अभी होल्ड करना चाहिए। और दूसरा, उसमें जो टाटा कॉफी है उसमें भी सेम केस था। मैंने 95 में 200 लिए थे, 85 तक वो चला गया था। फिर अभी जो ये कॉफी में FDI का ये सब आया तो 102, 103 पे आ गया है। तो दोनों में मुझे होल्ड करूं या फिर बेचूं, या अगर बेचूं तो मैं किस में शिफ्ट करूं, ये पूछना है। बिल्कुल, तो खबरों के दम पर ये दोनों ही शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा कॉफी में हम एक मोमेंटम अभी देख रहे हैं। चार्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है मानव सर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा और टाटा कॉफी का? अब खबरें काफी रही हैं इंद्रधनुष को लेकर। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने देखा है कुछ हाल, टाटा कॉफी में भी FDI से जुड़ी खबरें, जैसा कि खुद राहुल पे बता रहे थे। आपको क्या लगता है चार्ट में आप क्या देख रहे हैं, कहाँ कंसोलिडेशन है और क्या करना चाहिए अभी? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप लास्ट 1 से 2 महीने का चार्ट देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 50% रैली कर चुका है फ्रॉम इट्स रिसेंट लोज ऑफ 135 एंड डेफिनेटली इतने शार्प प्राइस के बाद एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन या कूल ऑफ देखने डेफिनेटली मिलेगा। अगर इनका शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन है और इन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है तो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट लेवल्स में से एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन के बाद एक साइडवेज लल मोमेंटम आता है एंड वहाँ से स्टॉक थोड़ा करेक्ट भी हो सकता है। चांसेस है कि नियर टर्म में स्टॉक एटलीस्ट शॉर्ट टर्म 5 to 8% करेक्ट हो सकता है और इसका रिसेंट जो गैप बना था 190 के आसपास, वहाँ तक स्टॉक एक बार करेक्ट करे और आए। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री की है तो हाई लेवल्स में एग्जिट करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इन्होंने जो दूसरा स्टॉक बताया टाटा कॉफ़ी, ओवरऑल अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखेंगे तो काफ़ी वीक स्टॉक रहा है।
स्टॉक में कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखा है, इनके कॉस्ट प्राइस के आसपास है तो डेफिनेटली इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। ये स्टॉक में एक मोमेंटम बनेगा ओनली इफ इट क्लोजेस अबव 110, तो वो जब तक 110 के ऊपर क्लोज नहीं होता ऑन वीकली बेसिस, मुझे नहीं लगता स्टॉक में कोई मोमेंटम आएगा और उसे अभी एंटिसिपेट करना भी बहुत मुश्किल रहेगा कि ये वीकली क्लोजेस देखने मिल सकता है। स्टॉक में जिस तरह का हमने गैप अप मोमेंटम देखा उसके बाद स्टॉक ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है, इसका इमीडिएट सपोर्ट 90 का है जो कहीं ना कहीं एक बार वापस रीटेस्ट कर सकता है। मेरी सलाह है कि टाटा कॉफी में से एग्जिट करके ही शुड गेट इनटू टाटा केमिकल्स और टाटा स्पॉन्ज एट करंट लेवल्स, जहाँ से एक अपसाइड अराउंड 15-20% आने की संभावना है। और अब गोवा से मेरे साथ हैं अभिजीत। नमस्ते अभिजीत, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास लुपिन का 850 पे 848 शेयर है। 850 के भाव पर आपके पास 200 शेयर हैं सर, राइट? बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा। प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं आप? हाँ वही मैडम, तो मेरा सवाल था कि इससे एग्जिट होके करंट लेवल पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट और एनबीसीसी और शिल्पा, इसमें मैं एंट्री कर सकता हूँ अभी? श्रीराम ट्रांसपोर्ट और दूसरा कौन सा बताया? एनबीसीसी और शिल्पा। एनबीसीसी और शिल्पा, हाँ चलिए, लेकिन पहले ये समझते हैं कि इतना शानदार मुनाफा जब हो रहा है तो क्या इसे अभी बुक करना चाहिए या लुपिन में अभी आपको टिके रहना चाहिए? मयूरेश साहब, लुपिन में देखिए इनको 937 रुपए पर शेयर का मुनाफा हो रहा है, 200 शेयर है इनके पास, क्या सलाह देंगे? और साथ ही में ये जहां स्विच करना चाहते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एनबीसीसी या शिल्पा? सो क्लियरली आई थिंक बाइंग प्राइस काफी अच्छी है इनकी, तो क्लियरली टाइम होराइजन पे डिपेंड करता है। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मुझे लगता है आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए लुपिन जैसे स्टॉक में। क्वालिटेटिव फ्रेंचाइज हैं और हालांकि आई थिंक वैल्यूएशंस नियर टर्म हेडविंड्स पोस्ट करते हैं स्टॉक के लिए। द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट लुपिन हैज गॉट विद इन इट्स नीच सेगमेंट काफी सब्सटैंशियल होगी। ऑल्टरनेटिवली आई थिंक अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की इनकी बात करूँ तो आई थिंक श्रीराम ट्रांसपोर्ट विल बी अ क्लियर प्ले ऑन द रिकवरी इन द एमएचसीवी सेगमेंट, ट्रक रीफाइनेंसिंग, और जैसे हम एमएचसीवी सेगमेंट के वॉल्यूम्स देख रहे हैं एक एनकरेजिंग ट्रेंड हो सकती है। बट विद इन द मिड कैप यूनिवर्स हमें प्रोबेबली आई थिंक 2-3 स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। एक तो एमटी एडुकेट इज समथिंग वी आर लाइकिंग फ्रॉम द एजुकेशन स्पेस, एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस जो ईपीसी रोड कॉन्ट्रैक्टर है, रोड्स एंड हाईवेज को प्रोवाइड करते हैं ईपीसी वर्क्स, आई थिंक दैट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। नंबर्स हैव आल्सो बीन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। और बजाज इलेक्ट्रिकल जहां पे हमें लगता है एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड परफॉर्मेंस नंबर्स में रिफ्लेक्ट करेगा अगले 2 से 3 सालों में। और मयूरेश सर, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आज कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई, आपके साथ कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? प्रियंका जी, जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की, मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया। थैंक्स मयूरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मयूरेश जी से को तो हम धन्यवाद कह रहे हैं, लेकिन मानव चोपड़ा मेरे साथ बने हुए हैं क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे मानव चोपड़ा की फटाफट सलाह आपके स्टॉक्स पर।